दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 26 अप्रैल 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि बीएड के लिए बनाया गया ब्रिज कोर्स, तो डीएड का क्या होगा। आप लोग जानते होंगे कि जो लोग प्राइमरी में नियुक्त किए गए मतलब बीएड वाले छात्र, उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना है। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में अब 28 जून 2018 के बाद बीएड डिग्री के आधार पर नियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए एनसीटी ने 6 महीने का ब्रिज कोर्स तो जारी कर दिया है, लेकिन पिछले तकरीबन 2 साल से चले आ रहे विवाद के बीच डीएड विशेष शिक्षा के आधार पर 69,000 भर्ती में चयनित शिक्षक चिंता में हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में के विज्ञापन में बीएड और डीएड विशेष शिक्षा धारकों की नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने के विशेष प्रशिक्षण यानी ब्रिज कोर्स को अनिवार्य किया गया था। ये शर्त खासतौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनकी योग्यता मूल रूप से प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता पर के अनुरूप नहीं मानी जाती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनसीटी ने बीएड धारकों के लिए 7 अप्रैल को विस्तृत अधिसूचना जारी की, जिसमें ब्रिज कोर्स की आवश्यकता, प्रकृति, माध्यम और मान्यता की प्रकृति स्पष्ट रूप से निर्धारित की है। बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस कोर्स को पूरा करना है ताकि वे कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षण प्रक्रिया के लिए पूरी तरीके से पात्र माने जा सके। हालांकि इस अधिसूचना में डीएड विशेष शिक्षा धारकों का कोई जिक्र नहीं है। यही नहीं, इतने समय में भारतीय पुनर्वास परिषद ने भी विशेष शिक्षा के डिप्लोमा धारकों के लिए ब्रिज कोर्स की कोई स्पष्ट योजना नहीं बनाई है। तो कोई वही अपडेट यहाँ पर दिया गया कि बीएड के लिए ब्रिज कोर्स तो आ गया, लेकिन डीएड विशेष शिक्षा वालों के लिए कोर्स कब आएगा, क्योंकि दोनों लोगों को ही यहाँ पर ब्रिज कोर्स करना था। तो केवल बीएड के लिए भी आया है। अब डीएड विशेष शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम है वो भारतीय पुनर्वास परिषद लेकर के आएगा। कब आएगा, कैसे आएगा, ये चीज़ें अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। आगे देखिए लिखा हुआ कि तकनीकी अस्पष्टता से भविष्य में विवाद की आशंका। तो भविष्य में इस तरह के विवाद और बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। तो शिक्षकों के परस्पर तबादले का संशोधित कार्यक्रम जारी। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के लिए चल रही परस्पर तबादले की प्रक्रिया में अब जिले के अंदर तबादले में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य का उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक से परस्पर तबादला हो पाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद ने इसके लिए शिक्षकों को सुविधा दी है। परस्पर तबादले के लिए आगे की प्रक्रिया का संशोधित कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। तो लिखा हुआ है 26 और 27 अप्रैल को शिक्षक करेंगे रजिस्ट्रेशन और इसमें जो है आगे फिर प्रक्रिया खोली जाएगी। तो इसके लिए दोबारा से पोर्टल खोला जा रहा है। जो लोग रह गए वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि एक यूपीआई खाते से 5 लोग भुगतान कर पाएंगे। यूपीआई भुगतान की पहुंच बढ़ाने के मकसद से नई सुविधा शुरू की गई है। इसके तहत अब एक यूपीआई खाते से 5 लोग भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए मूल उपयोगकर्ता को 5 भरोसेमंद लोगों को अपने यूपीआई खाते से जोड़ना होगा। ये लोग इस खाते से किसी को भी रकम भेज पाएंगे। एनपीसीआई की सहायक कंपनी भीम सर्विसेज लिमिटेड ने भीम ऐप में यूपीआई सर्कल नाम का एक नया विकल्प जोड़ा है। इस सुविधा से उन लोगों को राहत मिलेगी जिनका कोई अपना बैंक खाता नहीं है। खासकर परिवार के बुजुर्ग लोग इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। इसके जरिए एक दिन में 5,000 रुपये और एक महीने में अधिकतम 15,000 रुपये का लेन देन किया जा सकता है। अब मैं आपको थोड़ा इस तरीके से समझा देता हूँ। मान लीजिए आपका बैंक खाता है, ठीक है, तो आप अपने बैंक खाते से अपने फादर, मदर, बेटे, बेटी और वाइफ कुल मिलाकर के 5 लोगों को एक्सेस दे सकते हैं। तो आपके खाते से ही ज़रूरत पड़ने पर आपके परिवार के मेंबर भी यूपीआई भुगतान कर सकेंगे, ठीक है। तो कई बार ऐसी होती है कि आप तो यूपीआई चला रहे हैं लेकिन घर में कोई यूपीआई नहीं चला रहा है और किसी को पेमेंट करना होता है, तो ये सहूलियत यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी भी बरतने की ज़रूरत है कि इस तरह जब एक्सेस देंगे तो कई बार अनचाहे खर्च होते हैं, कई बार फ्रॉड की भी आशंका रहती है। क्योंकि आप तो अवेयर हैं लेकिन घर के लोग अवेयर नहीं होते हैं, तो वहाँ पर वो पेमेंट भी कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से इसका उपयोग और करिएगा। पीएफ खाते के ट्रांसफ़र में नियोक्ता की मंजूरी खत्म। लिखा हुआ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नौकरी बदलने पर पीएफ खाता ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है।
अब अधिकांश मामलों में नियोक्ता की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। इस बदलाव से ईपीएफओ को करीब 1.25 करोड़ सदस्यों को फ़ायदा होगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि अब तक पीएफ राशि के स्थानांतरण में ईपीएफ कार्यालय शामिल होते थे। इसमें एक स्रोत कार्यालय जहां से पीएफ राशि को ट्रांसफ़र किया जाता था, दूसरा गंतव्य जहां पूंजी ट्रांसफ़र होती थी। कुल मिलाकर के अब यहाँ पर बताया गया पीएफ के खाते में जो है ट्रांसफ़र में नियोक्ता की मंजूरी नहीं लगेगी। अगली देखिए अपडेट है कि गठित होगा उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम। आउटसोर्सिंग कार्मिकों की सेवा, श्रम अधिकारों व पारिश्रमिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का निर्देश दिया है। शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रत्येक महीने के 5 तारीख तक सभी कार्मिक के बैंक खाते में पूरा पारिश्रमिक जमा हो जाए। ईपीएफ व ईएसआई की राशि भी समय से जमा हो। कार्मिकों को चिकित्सा सुविधा, मातृत्व अवकाश का भी लाभ दिया जाए। सभी कार्मिकों को दुर्घटना बीमा, पेंशन, पारिवारिक पेंशन का लाभ भी दिया जाए। नियमों का उल्लंघन करने पर एजेंसियों को ब्लैक लिस्टेड करते हुए पेनल्टी लगाई जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ये बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे हमारे कर्मचारी हैं जो आउटसोर्सिंग में काम करते हैं, उन सभी की सहूलियत के लिए, उनके सुरक्षा के लिए ये आयोग जो है बनेगा। कल हाई स्कूल इंटर यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया, जिसमें आपके सामने टॉपर की लिस्ट दी गई है। लिखा हुआ है कि महक इंटर और यश हाई स्कूल में टॉपर। 10वीं कक्षा में 90.11% रिजल्ट जारी हुआ है और 12वीं में 81.1% जो अभ्यर्थी सफल किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम कल जारी कर दिया गया। हाई स्कूल में स्वर्गीय श्रीमती आर.के. देवी इंटर कॉलेज उमरी जालौन के यश प्रताप सिंह ने 600 में से 587 अंक यानी 97.83% अंकों के साथ टॉप किया है। वहीं इंटरमीडिएट में बच्चा राम यादव इंटर कॉलेज भुलई का पूरा प्रयागराज की महक जायसवाल ने 500 में से 486 अंकों के साथ 97.20% अंकों के साथ पूरे प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तो ये हो गई टॉपर की लिस्ट। सभी टॉपर को बहुत बहुत बधाई। बात करेंगे यहाँ पर रेलवे वैकेंसीज को लेकर के। तो अभी आप लोग जानते होंगे हाल ही में रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी। तो उन ग्रुप डी वैकेंसी के सापेक्ष में कितने आवेदन हुए हैं उसका डेटा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। आपको बता दें इन भर्तियों के लिए 32,438 पद थे कुल मिलाकर के पूरे इंडिया में। लेकिन आपको हैरानी होगी कि पूरे इंडिया से 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। अब आप समझ लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है ग्रुप डी की नौकरी के लिए। यहाँ पर अगर आप नीचे कैटेगरी वाइज देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी के यहाँ पर 18,35,000 छात्र हैं। एससी के लिए यहाँ पर देखिए 28 लाख छात्र हैं। एसटी के लिए 8,85,000 छात्र हैं। इसके बाद ओबीसी के लिए यहाँ पर देखिए कितने छात्र हैं, 5,31,000 छात्र ओबीसी के ईडब्ल्यूएस के लिए हैं। और ओबीसी के लिए यहाँ पर 47 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा है। कुल मिलाकर के 1 करोड़, आप देखिए ध्यान से, 1,08,22,423 छात्रों ने यहाँ पर फॉर्म भरा है। तो कितना कंपटीशन है। एक वैकेंसी और आई है आपके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। पद का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल। 309 पदों पर ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से वैकेंसी है और इसमें जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर मिनिमम 27 साल है। ठीक है, बाकी जो अपर एज है उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं। मैक्सिमम एज यहाँ पर 27 साल है। ठीक है, 27 साल मैक्सिमम है और बाकी एज लिमिट 5 साल, 3 साल और यहाँ पर जो है 10 साल, वो कैटेगरी वाइज मिल जाएगा। आवेदन के लिए 25 अप्रैल से 24 मई के बीच आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा या फिर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।